मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद इन लॉकडाउन चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप मेरे वीडियो द्वारा संज्ञा और उसके भेद को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपने संज्ञा के 4 भेद का उदाहरण और परिभाषा देख लिया है। अब आज 5वां भेद हम देखेंगे। बच्चों, देख रहे हैं कि समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। शब्दों के जिस रूप से किसी समूह अथवा समूह या समुदाय दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए या लगाते हैं। समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से हमें ये बोध हो जाए कि वो एक नहीं है, कई हैं, वो शब्द हो गया समुदायवाचक, समूहवाचक। अगर हमें किसी शब्द से बोध होता है, किसी संज्ञा से शब्द से ये बोध हो कि वो एक साथ कई लोग हैं, कई संख्या में हैं, तो वो हो जाएगा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सेना, भीड़, कक्षा, गुच्छा, दर्जन, झुंड, दल आदि। ये सारे आएंगे समूहवाचक या समुदायवाचक में। अभी आजकल आप सुने हैं कि कई जगह आप उदाहरण सुने होंगे कि झुंड के झुंड पशु जो है आए और खेत में क्या किए, सारे खेत के फसल को चर दिए। झुंड के झुंड, तो झुंड जो होता है इससे मतलब कि समूह का, पशु एक नहीं है, बहुत सारे पशु जब मिल जाएंगे तो झुंड कहलाते हैं। जैसे दल होता है ना कि दल बल के साथ, सेना ने दल बल के साथ हमारे दुश्मनों का सामना किया, तो सेना भी आएगा समूहवाचक में और दल भी आएगा समूहवाचक में। दल जो है एक लोग से दल नहीं बनता है, होता है ना कि ये दल बना लिए, पार्टी बना लिए, तो पार्टी दल जो होता है वो समूहवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि दल एक लोगों से नहीं बनेगा। अभी कुछ दिन पहले समाचारों में आप पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि टिड्डियों के दल ने पाकिस्तान से हमारे भारत के सारी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। सारी फसलों पर आते हैं टिड्डियों के दल और पूरे फसलों को खा जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो दल जो है इसका मतलब है कि समूह का बोध हो रहा है। दर्जन, पता ही है कि केला लेने जाएंगे, केला दर्जन से मिलता है, तो दर्जन पता ही है, दर्जन, एक दर्जन दीजिए तो एक केला नहीं मिलेगा आपको। दर्जन में पता है कि 12 केले होते हैं, तो वो दर्जन से बोध हो रहा है कि यह समूह का बोध हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में एक बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, तो ये सारे उदाहरण जो है वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम देख लेंगे, जैसे संज्ञा शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा शब्द में परिवर्तन हो जाता है कब? जब लिंग वचन कारक बदल जाते हैं तो संज्ञा शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, हिंदी में संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या तो पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में संज्ञा 2 ही लिंग में होते हैं, या तो स्त्रीलिंग होंगे या तो पुल्लिंग होंगे। तीसरा देखिए कि भाववाचक संज्ञा प्रायः एक वचन में ही रहती हैं। भाववाचक संज्ञा अक्सर देखा जाता है तो वो एक वचन में ही रहती है। बच्चों, आशा है कि आप संज्ञा के भेद को समझ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे और भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे। जो यहाँ हम कुछ समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण और देखेंगे, जैसे कि गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये समूहवाचक संज्ञा है, चाबी का गुच्छा। परिवार, परिवार से तात्पर्य होता है कि परिवार में कई सदस्य हैं, कई सदस्य मिलेंगे तभी तो समूह बनेगा। परिवार, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा, परिवार। भीड़, देख रहे हो बच्चों कितना भीड़ है, ये भीड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा है।
देख रहे हैं बच्चों भीड़। आप देखिए कक्षा, ये देखिए बच्चों, ये कक्षा में बच्चे हैं। ये कक्षा, कक्षा किसका उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि कक्षा एक बच्चे से तो बनेगी नहीं। जब बहुत सारे बच्चे बैठकर कक्षा में एक साथ अध्ययन करेंगे तो उसको कक्षा कहेंगे। ठीक है। ट्यूशन भी आप पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हो, सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ट्यूशन में टीचर जो है वो एक या दो या बहुत 3 बच्चों को पढ़ाता है साथ में, तो उसको कक्षा नहीं कहेंगे। कक्षा में एक साथ जब ज़्यादा बच्चे हों और एक टीचर पढ़ाता हो, सारे बच्चे बैठे हैं, तो उसको कक्षा कहेंगे। ये उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा का। एक और भीड़ का उदाहरण देख लीजिए। ये मेले का भीड़ है, ये मेले के भीड़ है। मेला भी होता है, मेला भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। मान लीजिए मेला है, मेले में इतने लोग हैं, तो ये समूहवाचक, मेला एक आदमी से तो होगा नहीं। मेला जो लगेगा, चाहे मेला में लोग जाएंगे तो एक कोई आदमी तो जाएगा नहीं, 2 आदमी तो जाएगा नहीं, मेला में भीड़ लगती है। तो ये मेला का उदाहरण है, मेला भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। एक जरा सारे उदाहरण को हम देखते हैं। कक्षा, भीड़, परिवार। देखते हैं। भीड़, मेला, कक्षा, परिवार, ये सारे समूहवाचक संज्ञा हैं। बच्चों, आशा है कि आपने मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे संज्ञा और संज्ञा के भेद को, सारी संज्ञा के परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा के भेद के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं उसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और 5 भेद में कौन कौन से संज्ञा का क्या क्या परिभाषा है, क्या क्या उदाहरण है, हमने आपको दिखा दिया है, आपको समझा दिया है। आशा है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह भली भांति समझ गए होंगे और ये पाठ जो है पढ़ने के बाद आप भविष्य में कभी भी संज्ञा के क्वेश्चन में, संज्ञा के प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए आज के वीडियो से आप समूहवाचक संज्ञा को भली भांति समझ गए होंगे। मैं अब हिंदी व्याकरण के किसी दूसरे टॉपिक पर पुनः आपके लिए नया वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। इस वीडियो के साथ आपका संज्ञा और संज्ञा के भेद टॉपिक ख़त्म हुआ। आशा है कि आप इस संज्ञा और संज्ञा के भेद को पढ़ने के बाद कभी भी पूरे जीवन में संज्ञा और संज्ञा के भेद को नहीं भूलेंगे और आप कभी भी किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी आप परेशान नहीं होंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। आप मेरे द्वारा मेरे सभी वीडियो को जब आप देख लेंगे तब आपका संज्ञा जो टॉपिक है, संज्ञा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी पूरे जीवन में आप संज्ञा को नहीं भूलेंगे, संज्ञा और संज्ञा के भेद को आप कभी नहीं भूलेंगे बच्चों। तो इसी के साथ हमारा व्याकरण जो क्लास ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अब आपके लिए मैं फिर दूसरे टॉपिक पर फिर वीडियो बनाकर डालूंगी। तब तक के लिए बच्चों आपका धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो देखा और आपने अपना कीमती समय हमको दिया।